मित्रों, जय जय एमबीडी। आवाज आ रही हो तो हैंड रेज कर दीजिए। धन्यवाद लल्लन जी। रानी जी, आपका भी धन्यवाद हैंड रेज करने के लिए। तो आप सभी का आज की इस जूम मीटिंग में स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि गोवा टूर से पहले शायद शनिवार न पड़े, लेकिन हम सभी का सौभाग्य है, दद्दा जी ने कुछ और मौका दिया कुछ दिन के लिए। लोगों को पता ही होगा, अभी पूरी तरह से क्लोजिंग नहीं हुई है। तो जिनका भी अचीवमेंट रह गया है, कुछ कसर बाकी रह गई है, तो बहुत जल्द इसको निपटा लें। अब चूंकि बोर्ड मीटिंग भी निश्चित है 6-7 तारीख में आगरा में, और आगे की प्लानिंग भी करनी है एनिवर्सरी के लिए, गोवा जाने के लिए। तमाम सारी बहुत बड़ी तैयारियां होनी है, आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। बोर्ड मीटिंग के बाद बहुत कुछ सामने आएगा। उसी की तैयारी में सारे लोग लगे हुए हैं। तो मित्रों, नाम रुद्रशु मिश्रा है। सबसे पहले मैं आप सभी का जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे जन्मदिन कल था मेरा, लेकिन फेसबुक से फेसबुक में पड़ी थी, हमारी बेटी ने डाला था, कई सारे साथियों ने उसमें देखा भी। ग्वालियर से आरती मैम ने भी बधाई दी उसमें हमें, दद्दा जी ने भी बधाई दी फेसबुक पे, बहुत सारे साथियों ने दी। और पंकज सर ने इस बारे में जब जाना, रमेश सर का पहले फोन आया कि सर आज अ, जन्मदिन है क्या? सही है बात। हमने कहा हाँ, बात सही है, लेकिन कल था जन्मदिन है। चलिए, कोई बात नहीं, बधाई आपको। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सर ने फिर एक अपना डाला ग्रुप में। उसके बाद बहुत सारे साथियों ने प्रतिक्रिया दी, बहुत सारे साथियों को फोन भी आए। तो आप सभी साथियों का हृदय से आभार शुभकामना संदेशों के लिए। और आगे परिचय, नाम रुद्रसिंह मिश्रा बताया ही हमने, बहुत सारे सारे लोग परिचित ही हैं, लेकिन एक परंपरा है बताने की, तो थोड़ा इतिहास बताना होता है। और अच्छा भी लगता है कि मैं क्या था, क्या से क्या हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचा, और एक स्टोरी बनती है। लोग जब भी कभी चर्चा करेंगे तो चर्चा करेंगे कि हाँ, फला व्यक्ति क्या थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे। जो हमारी संघर्ष की कहानी होती है, वो एक प्रेरणा स्रोत बनती है। खासकर जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए, जो संघर्ष से आगे उठ गए हैं उनके लिए तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत मायने रखता है। इस संघर्ष से प्रेरणा मिलती है। तो मैं रायबरेली जिले का मूल निवासी हूँ। वहीं हमारे गंगा के किनारे हमारा गांव है, वहाँ से मैं 1980 में 17 साल की उम्र में आ गया लखनऊ। तब से लखनऊ में ही रहने लगा, यहीं पे घर बना लिया, यहीं पे नौकरी चाकरी की। लगभग 41 साल अखबारों में, दैनिक जागरण से बहुत छोटी नौकरी से शुरुआत की, 150 रुपए से। और वो सफ़र 2.5-3 साल वहाँ रहा। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसका हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स में सेवा देने का मौका मिला। 10 साल से कुछ कम ही वहाँ सेवा दी, फिर नौकरी से छटनी हो गई, अखबार बंद हो गया। फिर बेरोजगारी रही कई साल। फिर 1.5 साल स्वतंत्र भारत में, फिर करीब 23-24 साल हिंदुस्तान में सेवाएं दी। मित्रों, बहुत उतार चढ़ाव भरी जिंदगी रही। संघर्ष बहुत कड़ा था, चूंकि घर की स्थितियां अच्छी थी नहीं। तो
इसीलिए जल्दी बाहर आना पड़ा, 11वां पास करके। फिर प्राइवेट अपना पास किया, ग्रेजुएशन तब भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अनुभव के आधार पे कंपनी ने हमें ब्यूरो चीफ बनाया, सेवाएं दी, हमने काम किया हिंदुस्तान में, सीतापुर श्रावस्ती में। अच्छा अनुभव रहा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का एक दुख होता है लोगों को, एक कष्ट होता है लोगों को कि कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो दौर हमने देखा। एक यूनियनबाजी का दौर होता था, ट्रेड यूनियन का दौर होता था। तो जैसा पिछली मीटिंगों में हम बताते रहे हैं, तो एक प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कंपनी से जीती थी। उसी की प्रतिक्रिया में जो मालिक थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन्होंने हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स अखबार हिंदी वाला बंद करके 92 लोगों को सड़क पे ला दिया। दुख यही है कि एक तरीका होता है, एक नोटिस दी जाती है। इतनी बड़ी कंपनी थी, नोटिस दिया जाता है कि भाई आप नौकरी चली जाएगी, बंद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बस आधे दिन की नौकरी करने के बाद लोगों को बताया कि अब आपकी सेवा समाप्त है। तो कहने का हमारा मतलब यही होता है। लोगों को मैं इसीलिए प्रेरित करता हूँ कि जब इतनी बड़ी कंपनी में ये हाल होता है, तो एक छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, छोटे छोटे संस्थान होते हैं। अ, अब तो ट्रेड यूनियनों का भी दौर नहीं रहा कि कोई मिल के किसी से लड़ सके। वो ट्रेड यूनियनों का दौर था, मिल के हम लोग लड़े, जीते। लेकिन आखिरी लड़ाई हम लोग अभी तक नहीं जीत पाए, 30 साल बीत गए। सुप्रीम कोर्ट से 1-1 लाख रुपए की राहत मिली 92 लोगों को। लेकिन अभी भी वहां से हाई कोर्ट से लखनऊ, सुप्रीम कोर्ट से फिर लखनऊ बेंच में केस पड़ा हुआ है। अभी तक डिसीजन, निर्णय, सुनवाई ठीक से नहीं हो पाई। तो मित्रों, ये हमारा जो संघर्ष वाला जीवन रहा। फिर यहाँ पे अच्छा समय बीता हिंदुस्तान में। शुरुआत में यहाँ भी कुछ टकराहट हुई, ट्रांसफर कर दिया गया कुछ लोगों का बनारस, गोरखपुर। हम भी बनारस रहे 8-9 महीने, ओ सॉरी, गोरखपुर रहे 8-9 महीने, फिर वापसी हुई। तो कुल मिला के यहाँ संघर्षों के बीच जीवन यापन हुआ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराई, पढ़ाई लिखाई नहीं रोकी हमने। उसी बीच में शादी ब्याह हुआ, प्लाट लिया, मकान बना, बच्चे पढ़ गए। एक बेटी की शादी हो गई, 2 बच्चों की शादियां होनी है। बच्चे सब नौकरी कर रहे हैं, बैंकों में ही हैं। बड़ी बेटी कनाडा में है, एमबीए करने चली गई, ससुराल वालों का सपोर्ट मिला। ये बहुत खुशी की बात होती है जब ससुराल से बेटी को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बहुत कम होता है। हालांकि अब प्रगति हो रही है, लोग अपनी बहुओं को भी, उनके हस्बैंड्स पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन अभी भी बहुत माहौल बदलने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, बेटी को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सपोर्ट मिला और वो वहाँ एमबीए कर रही है। और उसके हस्बैंड भी अब कनाडा जाने वाले हैं, जियो से नौकरी छोड़ के अब वहाँ कनाडा में रहेंगे कुछ दिन। उसके बाद जब कुछ समय बीतेगा तो फिर इंडिया लौटने की विचार उन लोगों का है। खैर, ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ये चूंकि संघर्षों की गाथा होती, तो इसमें अपनी एक कहानी बतानी ही होती है। तो एक पॉजिटिव पक्ष भी होता है, एक निगेटिव पक्ष भी होता है। तो एक पॉजिटिव पक्ष ये है कि बच्चे सेटल हो गए, नौकरी चाकरी मिल गई, तो अच्छा लगता है। बीच में हमारे जो संघर्षों की गाथा थी, हमारे भाई जो 32 साल की उम्र में कैंसर से चले गए। उनके परिवार, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, उन सबको संभालना। बहनोई गुजर गए, उनके बच्चों के संभालना। तो तमाम सारी जिम्मेदारी थी। और मैं, 2 ही भाई थे हम, तो एक भाई गुजर गए। तो ये सारी संघर्षमय गाथा रही हमारी। आसान नहीं थी जिंदगी। एक अच्छा सोच थी कि कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छे अचीवमेंट करें। लेकिन इन संघर्षों के बीच में जो मिला उसी में जीवन यापन करने की कोशिश करता रहा कि अगर ये चला जाएगा तो क्या करेंगे। एक ये जरूर आता है बीच में कि जब नौकरी छूटी थी नवभारत टाइम्स की,
उस समय अगर नेटवर्क मार्केटिंग होती तो शायद दद्दा जी वगैरह से भेंट होती, पंकज सर से भेंट होती, तो शायद हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग तभी शुरू कर चुके होते। लेकिन जब से शुरू किया तभी से सही। रिटायरमेंट के बाद जेएमबीडी पूरी तरह से कर रहा हूँ। आईडी पहले से जरूर लगी थी, प्रोडक्ट अच्छे लगते थे, लेकिन पंकज सर की प्रेरणा से, दद्दा जी की प्रेरणा से फुल टाइम काम शुरू किया। बीच में कुछ आ, मन भी खराब हुआ कि करें कि ना करें, लेकिन दद्दा जी का सानिध्य मिला, उनकी प्रेरणा से लगातार काम हो रहा है। दद्दा जी ने हमें सम्मान दिया, बोर्ड में शामिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जो जिम्मेदारी दी है उसको, जो हमारी अ, इस एज में जो हमारी कुवत है, जो हमारी हैसियत, उससे कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक कोशिश करूँ, अच्छा काम हो सके। लेकिन जैसा मैं पहले ही कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो कोई अच्छा परिणाम देता है, कोई कम परिणाम देता है। आपके 5 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, तो सारे एक जैसे नहीं करते हैं। कोई कम काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बहुत प्रशंसा का पात्र होता है, कोई निंदा का भी पात्र होता है। तो तमाम सारी बातें हैं। कोई कछुए की चाल से भी आगे चल के धीरे धीरे आगे पहुंच जाता है, कोई बहुत आगे जाके भी पीछे लौट आता है। तमाम सारी बातें हैं, ये सब उदाहरण है, अ, भरे पड़े हैं। तो उस सब बारे में ज्यादा क्या कहना है मित्रों। ये जो अपना गोवा टूर चल रहा है, उस पे सारे लोग फोकस्ड हैं ही, सारे लोग अपना प्रयास कर ही रहे हैं। और बिल्कुल अंतिम चरण में, अंतिम क्या, अंतिम से अंतिम चरण है, बिल्कुल 0.1% रह गया है। तो इसको सभी से आग्रह है हमारा कि जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना आगे के कार्यक्रम विलंबित होंगे। धीरे धीरे करते करते नवंबर से बीत गया पूरा, अब दिसंबर चल रहा है। तो इसलिए जो हो गया है उसको पूरा करके बिल्कुल क्लोजिंग करा दें, ये हमारा सभी से अनुरोध है। और दद्दा, जैसा रमेश सर ने पिछली से पिछली मीटिंग में बताया ही था, हम लोगों को खुशखबरी दी थी कि कंपनी में जो बोर्ड मेंबर हैं उनके लिए चैम्बर बन रहा है। तो 4 चैम्बर बन रहे हैं, उनमें से एक में रमेश सर, पंकज सर और मेरे लिए बैठने की जगह होगी। एक में सीके सर और जयराम जी के लिए जगह होगी। एक में ओम सर और अवतार सर के लिए जगह होगी। एक में अमित सर और मुकेश सर के लिए होगी। तो ये चैम्बर बनाने में भी बहुत सारा पैसा लग रहा है, कंपनी का बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो क्योंकि पैसा लगेगा, उसके डेकोरेशन में भी पैसा लगेगा, उसके फर्नीचर में भी लगेगा, उसमें एसी भी लगेंगे, पंखे भी लगेंगे, तमाम सारी चीजें लगेंगी। तो जो हम 3 लोगों का चैम्बर होगा, पंकज सर, रमेश सर, हमारा, उसमें एसी लगवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये मैं आज घोषणा करता हूँ कि एसी हमारी तरफ से लगाया जाएगा उस चैम्बर में, ताकि कंपनी पे बहुत बर्डन ना पड़े। बाकी सब लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे अपनी ये बात है, हमने इस बात को आज रखना उचित समझा। और बाकी जो गोवा टूर का है उसको बता ही चुका हूँ कि उसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। और जो भी गोवा टूर अचीव कर चुके हैं उन सभी अचीवरों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवतार सर, ओम सर की अगुवाई में ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लोगों को तैयार किया गोवा के लिए, हमारी तरफ से बधाई सभी को। गुजरात की टीम से सुरेश जी की अगुवाई में
ओम जी के नेतृत्व में वहाँ भी अच्छा काम हुआ। हेतल जी वो भी काफ़ी संख्या में लोगों को लेके जा रही हैं। ग्वालियर से आरती चौहान जी भी कुछ एक लोगों को लेके जा रही हैं। अमित सर भी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उनके लगातार फोटो फेसबुक पे आ ही रहे हैं लोगों के। तो उनकी भी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद है क्लोजिंग तक बड़ी संख्या होगी अमित सर की टीम से गोवा जाने वालों की। इसी तरह से मुकेश सर भी लगे हुए हैं। लोगों की संख्या तो नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से मुकेश जी तो निश्चित रूप से गोवा आएंगे ही, और कुछ टीम के सदस्य भी आने की हमें उम्मीद है। तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि निरंतर ये लोग सारे प्रयास कर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे ही रमेश जी की अगुवाई में अमित सर और सीके सर दोनों लगे हुए हैं। तो प्रयागराज से सीके जी की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। वहाँ से भी पिछले दिनों कुछ नाम आए हैं उभर के, और आगे जो भी बचा है दिन, एक दो दिन जो भी है, उसमें और संख्या आ जाएगी। तो सारी टीमों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि गोवा टूर अचीव किया। जिनका बाकी रह गया वो बस दो एक दिन में अपना ख़त्म करके उसको पूरा कर लें, बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा मैं दत्ता जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दत्ता जी ने जो ये प्लेटफार्म दिया हम सभी को एक अच्छा काम करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को स्वस्थ करने के लिए, लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी कंपनी को चलाना, संभालना, तमाम सारी चीज़ें, उनको झेलना, कई सारी समस्याएं भी आती हैं। तो उन सबको निपटाना, कानूनी दांव पेच समझना, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं। और इस सब के बीच भी एक प्रोडक्ट से शुरू होके आज जो इतने प्रोडक्ट की श्रृंखला आई है और जो और आगे आने वाली है, वो बहुत निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और आगे पंकज सर हमारे अपलाइन भी हैं और कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमें प्रेरित करने के लिए, कंपनी को आगे ले जाने के लिए। और निरंतर सहयोग मिलता है। रमेश सर का वही बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लगातार कंपनी को आगे ले जाने में, लगातार प्लान बनाने में, तमाम सारी मेहनत, बहुत संघर्ष करते हैं, लगातार फील्ड में रहते हैं। तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसके अलावा ओम सर का जिक्र किया ही मैंने, वो अपना लगे ही हुए हैं। बाकी जो कोर ग्रुप के लिए लोग हैं वो अपने अपनी टीमों को बढ़ा ही रहे हैं। तो इन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज जो हमने सब्जेक्ट लिया है कि लेकिन सकारात्मक संकेत ही, सकारात्मक बात ही करनी होगी हमें। तो ये क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं बहुत बार कि मन खींच जाता है, लेकिन इसके बावजूद अपने को नियंत्रित करना पड़ता है, करना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे काम में हैं कि अगर हम खींच निकालेंगे एक दूसरे पे तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कंपनी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम केवल अपने जो कंपनी के लोग हैं या जो मेंबर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत बार बाहर से भी कई सारी अड़चनें, कई सारी दिक्कतें, कई सारी बातें सामने आती हैं जिनको लेके मन खींच जाता है, कोफ्त होती है। तो लेकिन इन सबके बीच में आपको अपने मन पे, मस्तिष्क पे नियंत्रण बनाए रखना है। ऐसे ही एक बात आई, उसी को लेके मैंने ये आज सब्जेक्ट लिया है। हालांकि फिर ये थोड़ा विस्तारित हो गया सब्जेक्ट। कहीं से हमें पता चला कि अ, हमारे बारे में किसी ने बहुत नकारात्मक बात की कहीं पे। और तो उसी को लेके मेरे मन में बात आई कि कुछ ऐसे कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सभी के सामने इस तरह की बातें आती होंगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब कोई अ, जो बोलता है अच्छा ही अच्छा सब कोई पीठ पीछे करता है।
पीठ पीछे बुराई भी होती है, कभी सामने से भी बुराई आ जाती है। तो इन सबको अपने मन मस्तिष्क से नियंत्रित करना है और ये प्रकट नहीं होने देना है, क्योंकि अगर हम उसको प्रकट करेंगे तो फिर उसमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन बहुत बार होता है कि नियंत्रित नहीं रह पाता मन, कुछ ना कुछ बातें निकल जाती हैं। तो स्वाभाविक है, सामने वाले को, जिसने भले ही गलत बोला हो, लेकिन उसको अंतरात्मा तो उसको चोट चोट पहुंचती है, गलत होने के बावजूद उसको चोट लगती है। लेकिन हमारा भाव यही होना चाहिए कि ठीक है, उसने बोला तो बोला, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए। बहुत बार भावावेश में आके, जोश में आके कोई कड़ा निर्णय ले लिया जाता है, लेकिन बाद में फिर उसका पछतावा होता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आने दें अपने जीवन में, अपने इस बिजनेस में। गले में थोड़ा खराश है मित्रों। तो दो एक कहानियां हमने निकाली है, क्योंकि गूगल ऐसा माध्यम है कि आप कुछ भी आप निकाल सकते हो, खोज सकते हो। और ये कहानी हमने भी एक बार बताई है, पंकज सर ने भी बताई है, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। लेकिन ये बहुत प्रेरणादायी है कि पॉजिटिव संकेत कितना जरूरी है हम लोगों के लिए। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। तो उन्हीं की कहानी मैं आज यहाँ पे चर्चा करूंगा। कहानियां ऐसी होती हैं कि वो बार बार सुनी जाए तो बार बार अच्छी लगती हैं, और इस जो प्रेरणादायी कहानियां होती हैं उनको तो हमको बार बार सुनना ही चाहिए। क्या होता है भाई, कोई मोटिवेटर का रिकॉर्डिंग होती है, कहा जाता है कि बार बार सुनिए, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो हमने आज लिखा डांट डांट करके, लेकिन हमें सकारात्मक संदेश ही देना है, तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो अरुणा सिन्हा का जान ही रहे होंगे कि 20 जुलाई 1988 को उनका यही अपने यूपी के अंबेडकर नगर जिले में जन्म हुआ था। और उनका हंसता खेलता एक परिवार था। उनके पिताजी जो है इंजीनियर थे फौज में, और माताजी उनकी स्वास्थ्य विभाग में थी। 3 साल की थी तो उनके पिताजी गुजर गए। तो ये सबसे पहला झटका उनको 3 साल की उम्र में लगा, उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। बड़ी हुई तो उनको खेलने कूदने का बड़ा शौक था, खेल कूद में उनकी बहुत रुचि थी। तो अपनी मेहनत से वो राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियन बनी। और वो सोचती थी कि भाई हम चलो वॉलीबॉल तो खेल ही रहे हैं कुछ, क्योंकि खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा इनकम तो होती नहीं, क्रिकेट में बहुत पैसा है, लेकिन सारे खेलों में बहुत पैसा नहीं मिलता है। अब स्पॉन्सरशिप बढ़ गई है, लोग अब बड़े बड़े जो उद्योग घराने हो अब स्पॉन्सर करने लगे हैं, तो थोड़ा पैसा बढ़ा है दूसरे खेलों में भी। लेकिन बहुत पैसा क्रिकेट के अलावा बहुत पैसा नहीं है। अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन उसमें भी बहुत पैसा नहीं है। तो उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया। सीआईएसएफ एक अपना इंस्टीट्यूट है, अपना सीआईएसएफ जो सुरक्षा में लगता है देश में बहुत सारे संस्थानों में। तो उसमें आवेदन किया, तो उनको वहाँ पे परीक्षा देने जाना था 21 अप्रैल 2011 को। तो वो पद्मावत एक्सप्रेस से जा रही थी लखनऊ से दिल्ली, और बरेली के आसपास कहीं वहाँ पे। अब वो चेन पहने थी, पर्स लिए थी, क्योंकि फुटबॉल खिलाड़ी, वो वॉलीबॉल खिलाड़ी थी ही। घर से भी कोई बहुत कमजोर नहीं थी, माता जी स्वास्थ्य विभाग में थी, पिताजी इंजीनियर थे। डेथ हो गई तो पेंशन भी आ रही होगी, तो बहुत माली हालत बहुत खराब नहीं थी, लेकिन ओवरऑल ठीक थी। तो अपना
तो जा रही थी, चेन पहने थी, बदमाशों ने उनकी चेन पे नजर पड़ी, चेन छीनना चाहा, बैग छीनना चाहा, लेकिन चूंकि खिलाड़ी थी तो भिड़ गई बदमाशों से। तो भाई तीन चार बदमाश थे, एक लड़की कितना संघर्ष करती। तो उसको बदमाशों ने ट्रेन से नीचे ढकेल दिया। अब ढकेल दिया तो पत्थरों में स्पीड में ट्रेन जा रही थी, और गिरी तो उनके कई हड्डियां पैर की एक टूट गई। और वहां से वो निकलने की कोई इतनी ज्यादा दर्दनाक स्थिति थी कि उनकी जान बची। और किसी तरह से वो निकलने की कोशिश कर रही थी, घिसट घिसट के। तो डबल लाइन थी वहां पे। तो एक पैर उनका पटरी पे था, तब तक दूसरी ट्रेन आ गई, तो दूसरा पैर भी उनका कट गया। अब वहां किस हाल में पड़ी रही, ये आप लोग सभी जानते होंगे, पढ़ा ही होगा। और 7 घंटे तक वहां पड़ी रही वो। आवाज देती रही, कोई सुनाई नहीं दिया, फिर रो रो के उनका हाल बेहाल हो गया, बेसुध हो गई। और इस दौरान बताया गया कि 49 ट्रेनें निकली वहां से, 49 ट्रेनें 7 घंटे में। सुबह जब दिन हुआ तो अस्पताल पहुंचाया गया उनको, बरेली। अब चूंकि स्पोर्ट्समैन थी तो स्पोर्ट्स वोमेन, वहां से फिर एम्स दिल्ली भेजा गया। लेकिन पीठ पीछे जो होता है अपने समाज में, कोई अच्छा काम भी करता है तो पीछे बुराई साथ साथ चलती है। लोग कहने लगे, पेपरों में आ गया कि भैया वो तो बिना टिकट थी, इसलिए जब चेकिंग हुई तो ट्रेन से कूद गई। किसी ने कहा कि वो आत्महत्या करने की कोशिश की, कूद गई इसलिए। तो ये एक अच्छी खासी लड़की की एक बेइज्जती करके रख दी समाज ने, पेपर वालों ने, हम भी पेपर में रहे हैं। तो बिना सोर्स के, बिना किसी उसके, इस तरह की बातें घर वालों ने खंडन किया। लेकिन मुंह कहाँ बंद होता है किसी का। तो 21 दिनों बाद वो कुछ कुछ ठीक हुई। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो अफवाहें उड़ रही है, जो बाहर चल रहा है, तो ये तो बहुत खतरनाक है, इसका तो जवाब देना ही चाहिए, लेकिन कैसे दें, यही सोच के वो परेशान हो रही थी। लेकिन बहुत हिम्मती लड़की थी वो। और संघर्ष के बावजूद उन्होंने सोचा कि दुनिया को कौन बताएगा कि हम सही थे, कि हम बेटिकट नहीं थे, कि हमने आत्महत्या की कोशिश नहीं की, कि बदमाशों ने चैन छीनने की कोशिश की, इसलिए ये दुर्घटना हुई। तो ये बताना तो था ही उनको। इस दौरान उनके भाई ने बहुत उनके पिता जैसा उनको वो दिया, प्यार दिया उनको, सेवा भाव से उनकी सेवा की, और उनको अस्पताल में देख रेख की। और जब वो ठीक हुई थोड़ा, तो उन्होंने सोचा कि अब वॉलीबॉल तो नहीं खेलेंगे, क्योंकि इसमें कोई विशेष वो है नहीं। उन्होंने एवरेस्ट चढ़ाई का निर्णय लिया। एवरेस्ट चढ़ाई कितनी कठिन होती है, वो भी, एक पैर कट गया है, दूसरे पैर में राड पड़ गई है। आप सोच सकते हो कि कोई कितना कठिन संकल्प लेता है। आदमी सोचता है अब तो भाई हम पढ़ ही गए, पैर कट गया, अब क्या, अब तो बस बैठे बैठे खाना, अब क्या हो सकता है। तो जब ये संकल्प लिया, तो इसी को, क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, कि कैसे हम इसको सक्सेस हों, इसमें कैसे हम सफल होंगे, तो जो बचेंद्री पाल हुई है, उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, 1984 में उन्होंने चढ़ाई की थी। तो उनसे भेंट करने, उनसे मिलने पहुंच गए, उनसे सलाह लेने। तो और अपना लक्ष्य बताया कि हम एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहते हैं। स्थिति जान ही रही थी, वो बचेंद्री पाल, अखबारों में पढ़ा ही था, सारा कुछ पढ़ा था। उन्होंने इनसे कहा कि भाई, आपके पैर में तो, एक पैर में
लोहा भरा हुआ है, राड पड़ी हुई है, और दूसरा पैर लोहे का है। तो आपने इसके बावजूद ये संकल्प लिया है, तो आपने मन मस्तिष्क में तो एवरेस्ट वैसे ही फतेह कर लिया है। यही बात होती है हम लोगों की कि मन से हम लोग कमजोर हो जाते हैं। मन मस्तिष्क से लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। गोवा टूर ही है, बहुत सारे लोगों को, हजारों, बहुत सारे लोगों ने अपना टारगेट लिया। जब आगरा में मीटिंग थी तो हमने भी 10 लोगों के लिए कहा, लेकिन नहीं पूरा हुआ। और बहुत सारे साथियों ने बड़े बड़े घोषणाएं की, लेकिन किसकी कितनी पूरी हुई है तो वहाँ आगरा जब वहाँ पहुंचेंगे गोवा तभी पता चलेगा। लेकिन बहरहाल मैं अपना तो जानता हूं कि हमारा पूरा नहीं हुआ। जो हमने कहा था 10 का तो नहीं पूरा हुआ। तो ये जो मन मस्तिष्क वाली बात है, यही सबसे मेन है। हम मन से डरे डरे रहते हैं कि शायद पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, कर नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा। यही मन मस्तिष्क में चलता रहता है। लेकिन जो अरुणिमा सिन्हा जैसे होते हैं, या अवतार सिंह आजाद जी जैसे होते हैं, उनके भी पैर सक्रिय नहीं हैं, और उन्होंने जो कर दिखाया है जेएमवीडी में, वो काबिले तारीफ है। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तो मन मस्तिष्क हमें मजबूत करना होगा, और हर पल संघर्ष आएगा। आपने देखा कि अरुणिमा सिन्हा की एक टांग कट गई ट्रेन से, और उन्होंने 7 घंटे अपने को जीवित रखा। यही तो सोचा कि भगवान ने अगर हमको जीवित रखा है इतने कड़े उसमें परीक्षा के बाद भी, तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कराना चाहते हैं हमसे। तभी तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि नहीं, हम सबसे कठिन कार्य करेंगे, सबसे कठिन कार्य करेंगे। तो हमको भी कठिन टारगेट लेने में डरना नहीं चाहिए, और सीख लेनी चाहिए अपने साथियों से, और इस तरह के जो कहानियां उनसे भी। तो उन्होंने जो संकल्प लिया, बचेंद्री पाल ने कहा कि आप मन मस्तिष्क तो वैसे ही एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं, अब आगे की तैयारी करिए। उन्होंने एक संस्थान में 8 महीने की ट्रेनिंग ली। जब ट्रेनिंग चल रही थी तो उनके घाव से खून रिश्ता था। जो उनके साथी थे, लड़के लड़कियां, वो कहते थे आपसे होगा नहीं, वहां चढ़ने के लिए तो दोनों पैर साबुत होने चाहिए, आपके तो दोनों पैर गड़बड़ हैं। तो इस तरह के ताने भी लोग मारते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। हमको भी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत लोग ताना मारते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमने इतना कर लिया, हमने इतना आगे कर लिया, इतना आगे करेंगे। तो हमें उनकी जो ये ताना है, जो उनकी ये कमेंट्स है, उसको हमें अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग की ओर लेके जाना चाहिए कि नहीं, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कि हमने, इन्होंने तो कर लिया, हमें करके दिखाना है, उनसे ज्यादा करके दिखाना है। इस बात को हमें, इस सोच को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हम अपने टारगेट भी अचीव करेंगे, आगे भी बढ़ पाएंगे, कंपनी को भी आगे लेके जा सकेंगे। तो मित्रों, उन्होंने जो है 2012 में 6150 मीटर ऊंचाई चढ़ाई शुरू की उन्होंने। और जब इस दौरान चढ़ाई शुरू की, तो उस चढ़ाई को पूरा करने में उनको 52 दिन लगे। और इस दौरान उनको सैकड़ों बार मृत्यु जैसे कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा, कि अब मरे तब मरे। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, चलती गई।
कई बार ऑक्सीजन खत्म होने की स्थिति आई, और कई बार साथियों ने बताया कि उतर जाइए, अब आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये उन्होंने बहुत कठिन संघर्ष के बाद वहाँ फतह हासिल की। और जब ऊपर चढ़ गई तो भी उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी, लगभग लगभग। तो उनको लग रहा था कि अब हम लौट के तो नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने जो साथी थे उनसे वीडियो रिकॉर्ड कराया और संदेश दिया, मैसेज दिया कि हम, कोई भी व्यक्ति अगर कठिन से कठिन टारगेट लेता है और पॉजिटिव रहता है, अपने दिल दिमाग से उसी के प्रति समर्पित रहता है, तो निश्चित रूप से उसे वो हासिल करेगा। अब जो संघर्ष करता है, जो आगे बढ़ता है, उसको प्रकृति भी मदद करती है, भगवान भी मदद करते हैं। उसी समय जब उनकी ऑक्सीजन खत्म हुई थी, उसी समय कोई ब्रिटिश जो पर्वतारोही था, वहां पे मौसम देख के वापस लौट रहा था, तो उसने ऑक्सीजन के एक सिलेंडर इनकी तरफ बढ़ा दिया, और फिर उसी के सहारे धीरे 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 करके वो नीचे उतर आई। और उनका जब नीचे आई तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, सभी जानते हैं। और इसके बाद केवल वही नहीं रहा उनका एवरेस्ट ही फतह। इसके बाद उन्होंने उन्होंने दुनिया की 6 और सबसे बड़ी जो चोटियां हैं, पहाड़ हैं, उन पे भी फतह हासिल की, यूरोप, अफ्रीका और कई जगहों की। तो मित्रों, जो अरुणिमा सिन्हा की कहानी है, बहुत ही प्रेरक है, बहुत ही प्रेरक है। इसको जितनी बार सुना जाए, समझा जाए, उतनी बार जोश आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोगों को ऐसी कहानियों को लगातार अपने बीच, अपने ग्रो ग्रो लाइन में लोगों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रेरक होती हैं। मित्रों, ऐसे ही एक और छोटी कहानी मैं बताना चाहूंगा। आज कहानियों पे ही मैं फोकस करूंगा। एक व्यक्ति था और उसके 2 बच्चे थे। उसने बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया? वो बाग में गया और अपना, उसके अपने जानवर थे, उसमें चरा रहा था, और एक गेंद उसने ली, बॉल ली उसने, और बाग में उसने छिपा दी एक बॉल। और दोनों बच्चों से कहा कि भाई, हमने एक बॉल इस बाग में छिपा के रखी हुई है, तो दोनों में से, तुम दोनों में से जो कोई खोज के ले आएगा, उसको मैं और इनाम भी दूंगा। तो जो एक लड़का था, उसने कहा कि इतने बड़े बाग में कहाँ हम बाल खोज पाएंगे, बहुत कठिन काम है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। और वो निराशावादी सोच थी उसकी, नहीं हो पाएगा, वो जाके एक पेड़ के नीचे अपना सो गया। लेकिन जो दूसरा लड़का था, उसकी सोच सकारात्मक थी। उसने सोचा कि जब बाग में गेंद है तो प्रयास करने में क्या हर्ज है, प्रयास तो करना ही चाहिए, देखते हैं होगा तो मिलेगी ही मिलेगी। जब पिताजी कह रहे हैं तो रखा ही होगा कहीं ना कहीं, अब हमारा काम है खोजना उसको। वो खोजने लगा, खोजने लगा, खोजते 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 कहीं नहीं मिली बाल उसको। फिर वो जहाँ पे उसका भाई सो रहा था पेड़ के नीचे, वहां पहुंचा, और उसी पेड़ के पीछे कुछ झाड़ियां थी, उन्हीं झाड़ियों में के पीछे वो बॉल रखी हुई थी। बॉल उसको मिल गई, और खुशी खुशी उसने पिताजी को दिखाई कि देखिए बॉल मिल गई है। तब तक सोच सुन के वो जो भाई सो रहा था वो भी जग गया। जब जग गया तो आश्चर्यचकित हो गया, अरे बाल तुमको मिल गई? उसने कहा, हाँ बाल मिल गए, तुम जहाँ सो रहे थे उसी के पीछे बाल रखी थी ये झाड़ियों में। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बार हमें संकट आता है, पास में संकट होता है, लेकिन उसका निदान भी होता है पास ही, लेकिन हम खोज नहीं पाते हैं। तो ये जो कहानी है छोटी सी, कि भाई एक पॉजिटिव व्यक्ति है, उसने पूरे बाग में खोजा तो बाल मिल गई।
एक व्यक्ति था जिसने, उसका विचार ही निगेटिव था कि नहीं हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो उसको कैसे बाल मिलती, जबकि जहां सो रहा था उसी के जस्ट पीछे बाल रखी थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और यही लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो लगातार काम करते हैं, करते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। जो निगेटिव होते हैं वहीं थक हार के बैठ जाते हैं, और फिर उनके सामने नकारात्मकता के अलावा कुछ बचता नहीं है। और मित्रों, जो अपना गोवा का टूर है, उसके अलावा जो आगरा में जो बोर्ड की बैठक होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी तैयारियां भी चल रही हैं यहाँ पे। हमें भी कुछ जिम्मेदारी मिली है, कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करने हैं। उसके लिए आज हमने कुछ साथियों से फोटो भी मांगी। तो चल रहा है कार्यक्रम, एक दो दिन में फाइनल हो जाएगा। और आगरा में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने वाले हैं। और जैसे ही बैठक होगी, संपन्न होगी, उसके बाद सारा चीजें सामने आ जाएंगी। जो एनिवर्सरी है उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी दद्दा जी ने कर रखी है, क्योंकि इसके बाद जो एनिवर्सरी है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। गोवा टूर तो लगभग खत्म ही है, उसका क्लोजिंग खत्म ही है। अब चूंकि आगे की तैयारी है, उसी के सिलसिले में हमें जो भी चीजें तैयार करनी है कंपनी में, और चीजें बढ़ानी है, लोगों को आगे लेके जाना है, तो उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं। उसी पे सारा फोकस कंपनी का है। और उसी के सिलसिले में दद्दा जी ये बोर्ड मीटिंग आयोजित कर रहे हैं आगरा में। तो वहाँ पे सारे लोग पहुँचेंगे, बोर्ड मेंबर, और वहाँ बड़े निर्णय लिए जाने वाले हैं। इसके अलावा गोवा में तो जश्न होगा ही, सारे लोग पहुँचेंगे, खूब धूम मचेगी, वहाँ पे ट्रेनिंग चलेगी, लोगों की प्रशिक्षित किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे माइंड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को। और जो हम लोग साथी जाएंगे उन सबको माइंड डेवलपमेंट के साथ इंजॉयमेंट का तो मौका है ही सभी के सामने। और इसके अलावा जो वहाँ पे माइंड डेवलपमेंट के अलावा जो वहाँ पे क्रूज में, जहाज में घूमने फिरने का है, वो सारी चीज़ें तो सब लोगों को पता ही हैं। और उसकी सारी तैयारियां हो ही गई हैं, दद्दा जी उस काम में लगे हुए हैं फाइनल करने में। जैसे ही, क्योंकि गोवा टूर आगरा टूर जैसा नहीं है, कि इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा। भाई सबके डॉक्यूमेंट भी जमा कराने पड़ेंगे। भाई जहाज से जिसको जाना है उसमें आधार भी लगेगा, आपके आईडी भी लगेगी, क्योंकि इसमें किसी एक के बजाय कोई दूसरा नहीं जा सकता है। ये आगरा टूर नहीं है चलो भाई हमारी जगह वो चले गए या ऐसा ऐसा हो गया। क्योंकि यहाँ जहाज से जाना है, कंपनी को सारी व्यवस्था करनी है, होटल का बुकिंग करनी है, वहाँ पे सारी चीज़ें करनी है। तो ये पहले से पहले होगा तभी जाके फाइनल होगा, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं है, कई दिन लगने वाले हैं। जब आईडी फिर आएंगे, पता चला अभी देखिए क्लोजिंग में ही लोग लटक रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर पता चला कि भाई जिनका जिनका हुआ वो आधार भेजें, अपना आईडी भेजें, फिर जाके उसमें टिकट बुकिंग होगी। तब जाके वो टिकट भाई सबके व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा कि हाँ भलाई ये फ्लाइट नंबर है, ये चीज़ है, इससे आपको आना है, यहाँ से पकड़ना है फ्लाइट, और अपने डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें तैयार रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये प्रक्रिया थोड़ा लंबी होगी। तो इसलिए आप सभी से फिर से एक बार मैं निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस सब को निपटा लीजिए, आगरा टूर को। और आगे की तैयारी, जो आगे की जो एनिवर्सरी है होने वाली है, उसकी तैयारी आगे शुरू कर दी जाए जल्दी से जल्दी। मित्रों, आगे
हम चाहेंगे आज कोई साथी अगर हैं तो उनको हम बुलाना चाहेंगे। आज विनोद जी शायद नहीं जुड़े हैं, उनसे मैं। मित्रों है नहीं साथी हमारे जो जिनको मैं बुलाना चाहता था, योगेश जी और विनोद जी, ये दोनों लोग नहीं हैं। तो खैर, मैं मीटिंग को आगे बढ़ाता हूँ। मित्रों, एक ट्रेनिंग का पार्ट जो अपने यहाँ चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। जो ट्रेनिंग चल रही है सुबह से लेके, जो सुबह प्रभात मीटिंग होती है प्रयागराज टीम की, बहुत अच्छी रहती है। उसमें भी मैं कभी कभी जुड़ने का मौका मिलता है। और उसमें जो लोग बोल रहे हैं, बोलने की जो कला सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है। सारे साथी बहुत बेहतरीन बोलते हैं और प्लान भी बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा जो सीके जी उसमें क्वेश्चन आंसर रखते हैं, इधर तो कई दिन से मैं नहीं जुड़ पाया, लेकिन पिछले दिनों में जुड़ा था। तो जो क्वेश्चन आंसर रखते हैं प्लान के बारे में, कि जैसे स्टोर, कितने स्टोर हैं, अवेयरनेस, तो उसका निकालना है पैसा, या आपकी डाउनलाइन में कोई कितने अवेयरनेस हैं, या कोई कितने से ज्वाइनिंग किया है, तो उसका एक कैलकुलेशन करना होता है। और हर हर दिन एक नया क्वेश्चन रहता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम लोग प्लान देते हैं, लेकिन ये जो बारीकियां होती हैं, बहुत सारे साथी नहीं सीख पाते हैं, रह जाती हैं कई सारी चीजें कैलकुलेशन वाली। तो ये बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है वहाँ से, प्रयागराज की टीम से। और हमें लगता है कि गोवा के टूर की क्लोजिंग के बाद अमृतसर की मीटिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगी, जिसमें वो अपने अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में और विभिन्न रोगों के बारे में बताते थे। तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उससे सभी लोग प्रेरणा लेते थे और सीखते थे कि किस बीमारी में हम क्या प्रोडक्ट चलावें। और उसमें कई सारी बारीकियां होती, तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते थे। बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे लोगों ने डायरी भी बनाई, हमने भी कई सारे बीमारियों के कई सारे प्रोडक्टों को नोट किया हुआ है। तो लेकिन वो, क्योंकि गोवा टूर के चलते मिसर को मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी कुछ दिन के लिए। लेकिन क्योंकि उस दिन रमेश सर ने भी मीटिंग में घोषणा की ही थी कि अमित जी बहुत जल्द वो मीटिंग फिर से शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से जो मीटिंग शुरू होगी, ट्रेनिंग शुरू होगी, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही लाभकारी मीटिंग थी। बहुत सारे लोग उससे जुड़ते भी थे और उससे अच्छा मैसेज भी जाता था। सबसे बड़ी बात, उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी कि अ, उतना ज़्यादा फिर अमृतसर को परेशान करने की जरूरत न पड़ती। लेकिन अब जब आगे फिर से शुरू होगी, जब उसको फिर से वो रिपीट करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे। ऐसे ही अ, मुकेश जी ने दोपहर में मीटिंग शुरू की थी। हालांकि इधर लिंक नहीं आ रहा है शायद, उनकी भी मीटिंग इस समय पोस्टपोन चल रही है। बाकी ओम जी की कई सारी मीटिंगें चलती ही रहती हैं, कमांडो मीटिंग, ट्रेनिंग, और मनी फ्रीडम ब्राइट फ्यूचर शायद नाम है उसका, एमएफ बीएफ यूनिवर्सिटी। तो वो चल ही रहा है। और इसके अलावा 2 बजे भी मीटिंग होती है उनकी, तो उसमें भी, हालांकि एमएफ बीएफ तो पेड
मीटिंग होती है तो उसमें जो पैसा जमा करते हैं वही लोग शामिल हो सकते हैं। दोपहर की मीटिंग होती है 2 बजे, शायद उसमें लोग शामिल हो सकते हैं। और शाम को भी होती है मीटिंग, 3-4 बार ओम जी की टीम की मीटिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट पड़े रहते हैं लंबे लंबे। तो फिर ये 9 बजे वाली मीटिंग होती ही है। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत कुछ है, हम लोग अगर सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस हमें मौका निकालना, समय निकालना है। कहीं से भी, जहाँ से भी हमें ज्ञान मिले उसको समेटना चाहिए, उसको लेना चाहिए। अपना जो ये बिजनेस है, सीखने और सीख कर सिखाने का ही है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक सिखाएंगे क्या। ऊपर लोगों अपने सीनियर से सीखिए, नीचे वही बात नीचे बढ़ा दीजिए। यही तो इस बिजनेस का काम है। हम जो बात अपने सीनियर से सीखते हैं वही नीचे हम अप्लाई कर देते हैं। अगर अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो ये गड़बड़ी है। तो हमारा जो ट्रेनिंग का पार्ट है उसको हमें मजबूत करना है, और हमें आगे बढ़ना है तो हमें ट्रेनिंग और वीडियो और किताबें, इन सब पे फोकस करना ही पड़ेगा। क्योंकि तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं जान पाते हैं। सीनियर का सानिध्य मिलता है, सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसके बावजूद हमें सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना ही पड़ेगा। अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अपना विकास स्वयं नहीं करेंगे, अपनी कमियों को चिन्हित नहीं करेंगे, जो हमारी खराब आदतें हैं उनसे छुटकारा नहीं पाएंगे, अच्छी अच्छी आदतें अगर हम नहीं डालेंगे तो ग्रोथ संभव नहीं है। लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है, भले ही हम कुछ भी लिख लें, गोल कुछ भी बना लें। हमें इस सब के लिए एकाग्रचित्त होकर मन मस्तिष्क को मजबूत करके आगे बढ़ना होगा। और अपना जो माइंड डेवलपमेंट का काम है उसको बढ़ाना होगा। यही हमारा आज का कहना है, यही हमारा आज का विषय था। और कुछ मीटिंग में त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं हमें लगती है। ये गलत है तो क्षमा मांग लीजिए भाई। क्योंकि भाई मीटिंग है, बात है, कुछ बात निकल गई कोई चीज, तो जो निकल गई वो तो वापस आती नहीं है। तो सुधार का एक ही रास्ता है कि भाई क्षमा मांग लीजिए। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि कुछ गलत ना निकले। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, संयम बहुत जरूरी है। मन मस्तिष्क पे संयम बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर संयम नहीं है तो फिर बेलगाम घोड़े की तरह नहीं रखना है मन मस्तिष्क को, कि जब चाहो जिसको जो कुछ कह दो। तो मित्रों, टाइम भी हो रहा है। आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। जिनका गोवा टूर अचीव हुआ उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ है उनको भी बधाई कि आगे वो बड़ा अचीवमेंट करें, बड़े टूर हासिल करें, बड़े लक्ष्य हासिल करें। और जो नज़दीक हैं, जो टाइम मिला है 1-2-4 दिन का, उसमें उसको कंप्लीट कर लें। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी देर हमें सुने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय एमबीडी। आज की मीटिंग का यहीं पे मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद।